नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश गौतम और आप देखना शुरू कर रहे हैं स्टडी विद आरजी। आज का हमारा टॉपिक है नेटो। नेटो के बारे में हम जानते हैं कि नेटो के कारण ही अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। लेकिन ये क्यों बना, कैसे बना और किन सर्कमस्टेंसेस में ये काम करता है, ये चीज़ें हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आज की स्टडी के बीच में। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें जो है इस ग्रुप के अंदर ये नियम बनाए गए हैं कि अगर कोई कंट्री को कोई प्रॉब्लम आती है इस बीच में, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो या किसी भी टाइप की, तो ये जो फ्रेंड सर्कल है इनका, जो कंट्रीज का फ्रेंड सर्कल है कह लेते हैं, तो वो एक दूसरे को मदद करेंगे। चाहे वो वॉर सिचुएशन हो, बाढ़ हो, सूखा हो, किसी भी जो वैश्विक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये मदद करती है। तो कैसे शुरुआत हुई, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के कगार पे था, कब? 1945 में। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के कगार पे था, एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी, सुसाइड कर लिया था इन द सेंस। तो सुसाइड करने के बाद जो है ये आखिरी पड़ाव पे जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जापान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। जापान अभी भी लड़ रहा था, और जापान लड़ रहा था तो इस बीच में अमेरिका ने युद्ध को जल्दी ख़त्म करने के इंटेंशन से 2 परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा दिए, जो कि हम बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फटे थे सबसे पहले। और उसका जो हम पढ़ने को तो जल्दी पढ़ लेते हैं, कुछ उसका इम्पैक्ट हम सोचने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक भुगत रहा है वहाँ पे जापान। तो लेकिन वो चीज़ हो चुकी थी, और उसके बाद जो है जापान ने डर कर सरेंडर भी कर दिया था। जैसे ही जापान ने सरेंडर कर दिया, इस बीच में एक प्रॉब्लम ये हुई कि यूएसएसआर, सोवियत संघ के जो प्रमुख थे स्टालिन को ये चीज़ प्रॉब्लम कर गई कि अमेरिका ने इतना बड़ा डिसीजन लिया जिसके तहत उन्होंने परमाणु बम गिरा दिए, वो भी 2-2। लेकिन उन्होंने एक बार भी यूएसएसआर से पूछा नहीं, क्योंकि यूएसएसआर बराबरी से लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर में और अमेरिका को टक्कर देने लायक भी था। तो जब बराबरी की बात होती है तो अगर कोई कुछ नहीं बताता है तो एक प्रॉब्लम होती है। वैसे ही स्टालिन को भी लगा कि अमेरिका ने हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है। स्टालिन को ये शक था कि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अमेरिका ने हमें बताई नहीं है। तो इसलिए स्टालिन ने क्या किया, अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका के अगेंस्ट में जाके, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसके अगेंस्ट में जाके काम करना शुरू किया। और यहीं से शुरुआत हो गई कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर का मतलब ये हुआ कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हम युद्ध बंदूकों, तोपों और मिसाइल से नहीं लड़ रहे हैं। हम अदर देन दैट, मतलब अपनी जो डिप्लोमेसी, अपनी स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक जो वॉर होते हैं, इकोनॉमिक बिजनेस करने के तरीके होते हैं, उनसे हम कोल्ड वॉर को लड़ते हैं। और इसके अलावा बैकग्राउंड में हम अलग तरीके से काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ को कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं या कमज़ोर साबित करने की कोशिश करते हैं, उसको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं वैश्विक मंच पे। तो इसे कहते हैं कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, और उसका कारण था अमेरिका ने बिना यूएसएसआर को बताए जो है परमाणु बम जो है वो गिरा दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। अब यूएसएसआर चाहता था कि अमेरिका को इसके लिए सबक सिखाया जाए, और इसीलिए यूएसएसआर ने एक कम्युनिटी जो है स्टेब्लिश की, जिसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाने लगा ईस्ट यूरोप में। यूरोप के 2 हिस्से, ईस्ट और वेस्ट, जो कि ईस्ट हिस्सा जो है यूएसएसआर के आसपास घूमता है, और वेस्ट हिस्सा जो है वो अमेरिका और उसके एलिट जो कंट्रीज हैं उनके आसपास घूमती है इन द सेंस घूमती थी, क्योंकि यूएसएसआर तो अब टूट गया है। तो उसके इम्पैक्ट ये होने लगे कि ईस्ट
यूरोप में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्टेब्लिश होने लगी। अमेरिका के मन में ये डर बैठ गया कि कहीं ये ईस्ट से यही कल्चर वेस्ट तक ना आ जाए, और वेस्ट में भी अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी तो कैपिटलिस्ट और जो ऐसे फ्री विचारधारा लिबरलिस्ट जो फ्री विचारधारा वाले लोग थे उनकी कमी हो जाएगी, और फिर से एक गुलामी वाला सिचुएशन शुरू हो जाएगा कि एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने लगेगा। तो इसीलिए अमेरिका ने जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रोकने के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया। इस बीच में यूएसएसआर ने क्या किया, बर्लिन क्राइसिस को मतलब बर्लिन नाकाबंदी कर दी। बर्लिन नाकाबंदी में ये हुआ था कि जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर इन चारों ने आपस में बांट लिया था। अब बर्लिन का जो वेस्ट हिस्सा था वो किसके पास था? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास। और बर्लिन का जो ईस्टर्न हिस्सा था, बर्लिन का जो ईस्ट हिस्सा था वो आ गया था यूएसएसआर के पास। लेकिन अगर हमको वेस्ट में जाना है बर्लिन में, अगर बर्लिन के वेस्ट में जाना है तो हमें ईस्ट से होके जाना पड़ता था। तो यूएसएसआर ने क्या किया, इसका फायदा उठाते हुए ईस्ट का वो रास्ता बंद कर दिया जिससे कि वेस्ट तक हम पहुंच सकते थे। ऐसा करने से वहाँ पे बर्लिन में एक क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, जहाँ पे खाना और जो सप्लाईज होती हैं, मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना कम हो गई। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होने लगी कि अब वहाँ से लोगों को कैसे बचाया जाए। इस बीच में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने एयरफोर्स के जरिए जो है एयरलिफ्ट करना शुरू किया लोगों को, तब तक जब तक कि यूएसएसआर ने वापस से ईस्ट बर्लिन का रास्ता जो कि वेस्ट को जाता था उसको नहीं खोल दिया। तो जब वो खोल दिया, एक बार ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, जब यूएसएसआर ने रास्ता खोल दिया तो सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। लेकिन एक बार भरोसा टूट चुका था। यहाँ पे अमेरिका को अब यूएसएसआर पे कोई भरोसा नहीं रह गया था, क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि आज इन्होंने ये रास्ता बंद किया, कल को कुछ और करेंगे और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, तो इनके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब क्या किया जाए, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए क्या किया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने डिसाइड किया कि एक डिफेंस शील्ड की तरह एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो कि हमारे किसी भी सिचुएशन में यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए हमें मदद कर सके। क्योंकि एक देश अगर यूएसएसआर से डायरेक्ट टक्कर लेता शायद उस समय, तो ये उनके लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती थी। इसीलिए 12 देश जो है 4 अप्रैल 1949 को 12 देश की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो कि वॉशिंगटन डीसी में बुलाई गई थी, और वहाँ से शुरू हुआ नेटो को वहाँ पे स्टार्ट किया गया, मतलब फॉर्म किया गया। नेटो का फाउंडेशन हुआ, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर जो भी 12 देश थे उन्होंने ये एग्री किया, ये इस ट्रीटी में साइन किया कि उनके जो मतलब वो जो 12 देश थे वो कैपिटलिस्ट नेशंस थे और उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आपस में एक मिलजुल कर काम करेगी। इस ट्रीटी पर उन्होंने साइन किया, और वो मेनली किसको टारगेट कर रहे थे? यूएसएसआर को कर रहे थे। अब क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल था इन 12 देशों में, तो अमेरिका को उसका सुप्रीम लीडर मान लिया गया और अमेरिका ही नेटो को कंट्रोल करने लगा था। अब इसके बाद रूस ने क्या किया? रूस ने 5 साल के अंदर अंदर ही वॉर्सअप एक्ट नाम से एक कम्युनिस्ट नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, और उससे जो है नेटो को काउंटर करने लगा। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने पर लोगों को ये लगता था कि अब दुनिया इतने बड़े लेवल के झगड़े को या युद्ध को फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन
वॉर ख़त्म होने के, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के लगभग 30 साल के अंदर अंदर ही एक ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हो गई थी जहाँ पे अमेरिका और उसके साथी और यूएसएसआर ये आपस में लड़ने को तैयार हो गए थे। और बात यहाँ तक आ गई थी कि यूएसएसआर और अमेरिका जो है एक दूसरे पे परमाणु बम का फिर से हमला करने को तैयार हो गए थे। लास्ट मोमेंट पे जो है वो डायलॉग्स के जरिए इसको सुधारा गया और वॉर को सस्पेंड कर दिया गया। वॉर सस्पेंड हुआ था लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ था। तो अमेरिका ने फिर जो है अपनी डिप्लोमेसी को और जारी रखा, अपनी कूटनीति को जारी रखा और इस हिसाब से उन्होंने यूएसएसआर को अफगानिस्तान में और इन्वॉल्व करा दिया। अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होने के कारण क्या हो गया, यूएसएसआर जो है उसका पूरा फोकस अफगानिस्तान की तरफ चला गया। वॉर में वो ऑलरेडी फंस चुका था और यूएसएसआर के अंदर जो है पोलैंड, ईस्ट जर्मनी और बुल्गारिया जैसी जो कंट्रीज थी, मतलब जो स्टेट्स थे, वो विरोध करने के खड़े हो गए। वो यूएसएसआर का हिस्सा नहीं रहना चाहते थे और इन सिचुएशंस को डील करते करते यूएसएसआर की हालत खराब होने लगी, वो कमज़ोर पड़ने लगा। और इसका फ़ायदा उठाकर जो है जर्मनी में जो बर्लिन वॉल बनी थी, बर्लिन वॉल जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में एक दीवार खड़ी की गई थी, उस दीवार को गिरा दिया गया। बर्लिन वॉल का गिरना सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, ये एक सिंबल की तरह देखा गया कि ये यूएसएसआर का कोलैप्स है। ये जो दीवार गिर रही है ये यूएसएसआर गिर रहा है, ऐसा मान लिया गया। और उसके बाद जो है फाइनली 1991 में यूएसएसआर जो है वो टूटकर अलग अलग देशों में बंट गया और इसी के साथ वॉर सब जो एक्ट शुरू हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे नेटो को कंटिन्यू किया गया क्योंकि अमेरिका को ये था कि जब यूएसएसआर टूट तो गया है और रशिया जिसके पास 70% जो है लैंड एक जो है वो कैप्चर किया गया है रशिया के अंदर, बाकी देशों को 30% लैंड मिला था और जो उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो सारी चीज़ें थी वो ज़्यादातर हिस्सा रशिया के पास ही गया था। तो इसीलिए और ख़ास तौर पे इसी के साथ में एक और चीज़ थी कि उनके पास परमाणु बम अभी भी थे। तो अमेरिका ये नहीं चाहता था कि रशिया कभी फिर से खड़ा हो जाए और उसको अमेरिका को या किसी को चैलेंज करे। नेटो को इसीलिए कंटिन्यू किया गया और एक स्लीपिंग एजेंट की तरह नेटो काम करता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा काम था नहीं 1991 से लेके 2000 तक। लेकिन 2000 में जब 9/11 का हमला हुआ, जब ओसामा बिन लादेन की अगुवाई में 9/11 का हमला हुआ, तो उस हमले में ये मान लिया गया कि ये नेटो नेशन के ऊपर हमला है और नेटो ने फिर से अलर्ट तैयार की और अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। तो नेटो तब से ये ऐसा ही चलते आ रहा है। नेटो जो की सुप्रीमेसी अमेरिका के पास है, अमेरिका उसका सुप्रीम लीडर की तरह काम करता है, जैसा अमेरिका कहता है वैसा ही नेटो कर देता है। अब बात आती है कि आज के कंटेक्स्ट में ये नेटो कहाँ ठहरता है। तो आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो युद्ध हो रहा है, वो पूरी तरह से नेटो के कारण ही हो रहा है। अगर हम देखें दो रीज़न है, एक तो यूरोपियन यूनियन और दूसरा नेटो, और नेटो इसका मेन किरदार है क्योंकि यूक्रेन ये चाहता था कि नेटो का मेंबर वो बन जाए। इसलिए 2014 में रशिया ने नाराज होके यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी थी और क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया था और आज भी वो रशिया का ही हिस्सा बन के बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो है फिर भी यूक्रेन को समझ में नहीं आया, मतलब समझ नहीं आया कि हमें नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर नेटो का मेंबर बनते हैं तो वो मतलब रूस के लिए थ्रेट हो जाएगा। थ्रेट मतलब उसके लिए खतरा क्यों है, क्योंकि अगर जो यूक्रेन है वो अगर नेटो का मेंबर बन जाता है तो क्या हो जाएगा कि रूस के ज़्यादातर जो लैंड वाले हिस्से हैं उसमें नेटो की डायरेक्ट पहुंच बन जाएगी। नेटो कभी भी रूस में वहाँ पे यूक्रेन और बाकी के जो नेशंस हैं, जो नेटो के मेंबर्स हैं, उनके जरिए कभी भी रूस तक पहुँच सकता है और रूस कभी भी अपने सिराने में दुश्मन को थोड़ी ना पलने देगा। तो रूस ने इसलिए यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। तो आज हमने जाना कि कैसे नेटो का गठन हुआ, मतलब एस्टेब्लिश हुआ, और कैसे जो है वो
नेटो ने इस रूस वर्सेस यूक्रेन के युद्ध को भड़काने का काम किया है। तो आगे के जो भी वॉर के अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए थैंक यू।